9 जून 2025 की सुबह 7:09 के आसपास एक्स पर एक ट्वीट किया गया था। जानकारी साझा की गई थी। मुख्यमंत्री थे मेघालय के, नाम उनका कॉनरोड के संगमा। वो लिखते हैं कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक अन्य को पकड़ने के लिए अभियान जारी है। बहुत बढ़िया मेघालय पुलिस। बस ये ट्वीट करना था कि उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तरह से कह सकते हैं भूचाल आ गया, तूफान आ गया। हर कोई बस इसी ट्वीट के बारे में बातचीत करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक लड़की जिसको तलाश करने के लिए पुलिस तमाम तरह की कोशिश कर रही थी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मेघालय पुलिस के लोकल लोग, पर्वतारोही तमाम और इंदौर की पुलिस तमाम लोग कोशिश कर रहे थे। आखिरकार जिस लड़की को तलाश कर रहे थे वो जिंदा थी, और जिस हाल में जिंदा मिलती है वही हाल अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अब लोग सोशल मीडिया पर ये लिखने लगे हैं, सोनम ही बेवफा है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई सोनम बेवफा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर का एक थाना है नंदगंज। दरअसल नंदगंज थाना क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। इसी क्षेत्र में एक ढाबा लगता है जिसका नाम है काशी चाय का जायका। काशी चाय का जायका पर 8 और 9 जून 2025 की रात लगभग 9-1 बजे के आसपास एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे, जिसने शर्ट पहनी हुई है, नीचे जींस पहनी हुई थी, बड़ी बदहवास हालत में थी, परेशान सी थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करें। ढाबे के सामने एक टीन सेट है। टीन सेट के बराबर में जाकर वो खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नज़र एक छोटू पर पड़ती है, जो कि वहाँ इस चाय की होटल पर काम करने वाला होता है। वो चाय वाला जो लड़का होता है वो उस लड़की के पास जाता है और जाकर कहता है कि बहन जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपको कुछ हेल्प चाहिए, क्या बात है क्या नहीं। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, हैरान थी। उस छोटू ने जाकर, जो इस ढाबे का मालिक होता है, इसका नाम साहिल यादव होता है, उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि भैया, एक लड़की है जो अकेली है, जिसने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, बाल उसके बिखरे हुए हैं, बड़ी बदहवास हालत में है, कुछ न कुछ दिक्कत है, परेशानी है, आपको देखना चाहिए चलकर, आपको चलकर बात करनी चाहिए। छोटू ने जाकर जैसे ही अपने मालिक ढाबे वाले से ये बात कही, ढाबे वाला साहिल यादव उस लड़की के पास पहुंचता है। उस लड़की से जाकर पूछता है कि आपको क्या मदद चाहिए, क्या आपको खाना खाना है या आपको कुछ और मदद चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। उस लड़की ने एक डिमांड की कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे बात करनी है, अपने घर वालों से बात करनी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जैसे ही साहिल यादव ने ये बात सुनी, थोड़ा सा घबराया, परेशान हुआ। उसने सोचा, फिर उसे अपने घर के परिवार की बहन बेटियों की याद आई। ये दिक्कत परेशानी तो किसी के भी साथ हो सकती है, इसलिए उसने अपने अंदर जो है थोड़ी हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाने के बाद अपना मोबाइल निकालता है और उस लड़की के हाथ में थमा देता है। वो लड़की क्या बातें कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, उस ढाबे के मालिक ने ये जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, ना ही छोटू ने जानने की कोशिश की। और वो जाकर थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं। लड़की जब फ़ोन पर बातचीत कर रही थी तो लगातार रोते चली जा रही थी, रोते रोते कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। सामने फ़ोन पर कौन है उसको पता नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि वो अपने परिवार के लोगों से बातचीत कर रही थी। और जब बात ख़त्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, तब भी उसका जो रोना है वो बंद नहीं होता। एक तरफ छोटू, दूसरी तरफ ढाबे वाला मालिक। इसी बीच में एक महिला होती है जो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। उस महिला की नज़र रोती हुई लड़की पर जब पड़ जाती है, तभी वो उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, उसको ढांढस बंधाती है, शांत कराती है कि बेटा शांत हो जाओ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप हमसे बताओ, हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन वो लड़की, जिसका नाम सोनम रघुवंशी होता है, वो सिर्फ रोए चली जा रही थी। आखिरकार उस महिला ने जाते जाते उस ढाबा मालिक से कहा कि आपको एक काम करना चाहिए, आपको पुलिस को कॉल करनी चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। हो सकता है कि मामला ये पुलिस केस का हो, और कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी खड़ी हो जाए। ढाबे मालिक को ये बात समझ में आ जाती है। साहिल यादव ने तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद कहता है कि साहब, यहाँ पर एक लड़की है जिसने काली टी शर्ट पहनी हुई है, काली जीन्स पहनी हुई है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, थोड़ी परेशान हालत में है, उसने अपने परिवार वालों से बातचीत की है, रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, आसपास में उसका कोई अपना भी नहीं दिखाई दे रहा है, आप आ जाइए। 112 नंबर ने जैसे ही सूचना प्राप्त की, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जो स्थानीय एसएचओ होते हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब रात के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ये 9 जून 2025 की सुबह की बात है। पुलिस उस लड़की को अपने साथ लेकर चली जाती है। दरअसल जब पुलिस यहाँ से उस लड़की को लेकर जाती है तो पुलिस महिला पुलिस चौकी में जाकर उस लड़की को सुपुर्द कर देती है। और ये महिला पुलिस चौकी जो है, ये जिला अस्पताल परिसर में महर्षि विश्वामित्र
ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज परिसर में एक सखी वन स्टॉप सेंटर होता है, उसे वन स्टॉप सेंटर में रख दिया जाता है। लड़की से पूछा जा रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की ने कहा कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। सोनम रघुवंशी ये कुछ पिछले लगभग 17 दिनों से सुना सुना सा नाम लग रहा था। फिर पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहती हो। वो बताती है कि मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में रहती हूँ। बस इतना था कि ये सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि बात है मेघालय के शिलांग की। वहाँ पर पहाड़ियों में उसके पति की अभी लाश मिली थी। वो लड़की यहाँ क्या रही है, यहाँ से इतनी दूर। पुलिस समझ नहीं पा रही थी आखिरकार करे तो क्या करे। तुरंत ही उच्च अधिकारियों को लखनऊ में सूचना दी जाती है। लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर होते हैं अमिताभ यश, उन तक बात पहुंचती है और उनको पूरी कहानी जब अब तक जो हुआ था, कैसे कैसे लड़की मिली है, कहाँ से प्राप्त हुई है, क्या इसने बताया क्या नहीं बताया, अमिताभ यश को पूरी जानकारी दी जाती है। आखिरकार उन्होंने मेघालय पुलिस से संपर्क किया, साथ ही इंदौर पुलिस से संपर्क किया और उनको बताया कि जिस लड़की को आप तलाश कर रहे हैं पिछले 17 दिनों से, दरअसल वो लड़की हमारे यहाँ पर है और आप आकर यहाँ बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बस मेघालय पुलिस को और साथ ही जो इंदौर की पुलिस को सूचना दी जाती है। इसके बाद उस लड़की से ये भी जानकारी जुटाई जाती है कि तुमने किससे बातचीत की है। तो यहाँ पर ये बताती है कि लड़की ने अपने भाई गोविंद से बातचीत की है। गोविंद जो है उसको इंदौर से जाकर सीधा मेघालय के शिलांग में उन पहाड़ियों में अपनी बहन को लगातार तलाश कर रहा था। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन एक गाइड ऐसा सामने आता है जो कि मामला ख्यात का एक जगह लगती है, वहाँ का रहने वाला लड़का होता है गाइड, जो कि अल्बर्ट पेट जिसका नाम होता है। वो बताता है कि 23 मई 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास वो देखता क्या है कि एक कपल है, जो कपल के बारे में उसने जब जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, जो लड़की है उसका नाम सोनम रघुवंशी है और जो उसका पति है उसका नाम राजा रघुवंशी है। ये दोनों साथ थे और इनके साथ तीन जने और थे। और तीन कौन थे, क्या बातें कर रहे थे, कोई उसकी जानकारी नहीं, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे और उसको हिंदी आती नहीं थी इस गाइड को। या तो वो अंग्रेजी जानता था या फिर अपनी लोकल की भाषा जानता था, जिसे शायद खासी उसे बोलते हैं, उसको जानता था। इसने कहा कि मैं आपकी क्या सेवाएं आपको दे सकता हूं, क्या मदद कर सकता हूं, आपको कहां घूमना है, आप मेरे साथ चल सकते हैं। अल्बर्ट पेड ने जितनी भी बातें की, उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपके साथ नहीं जाना चाहते, आप यहाँ से चले जाओ। इसके बाद जो है एक दूसरा था बनसाई, एक गाइड होता है, उससे वो मदद मांगते हैं, उससे कहते हैं कि हमें घूमना है। पहले वाले को रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरे वाले गाइड को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन जब ये स्थिति हो जाती है तो अचानक से गायब हो जाते हैं। अब इस मामले में जब पुलिस को भी ये बातें सब याद आती हैं तो सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ लगातार चल रही थी। तभी मेघालय के डीजीपी, जिनका नाम है इदास सीसा नॉनग्रोंग, उनकी तरफ से एक मैसेज दिया जाता है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के 3 लोगों को पकड़ा है और साथ ही महिला को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस का ये दावा है कि राजा रघुवंशी की जो हत्या हुई है, कत्ल हुआ है, उस कत्ल में इस लड़की का पूरा रोल है कि इसने लोगों को हायर किया और हायर करने के बाद उसने अपने पति की हत्या कराई। हत्या क्यों कराई, क्यों नहीं कराई, इसके बारे में अभी जानकारी जुटाने की कोशिश जारी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। परिवार वालों की सहमति के बाद 11 मई 2025 को आखिरकार इन दोनों की शादी हो जाती है। लड़की ये फैसला लेती है कि हम हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर चलते हैं। इसके लिए पहले कश्मीर का प्लान बना था, लेकिन कश्मीर में अभी जो आतंकवादी घटना जैसे हो जाती है, वहाँ से ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। इसके बाद ये तय करते हैं कि क्यों ना माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसके लिए गुवाहाटी जाना पड़ेगा और गुवाहाटी से सीधा शिलांग की तरफ चले जाएंगे। शिलांग की जो घाटियाँ हैं, वहाँ की जो वादियाँ हैं, वहाँ देखने और हनीमून का लुत्फ लिया जाएगा। कुछ ऐसा ही प्लानिंग था। 20 मई 2025 से 29 मई 2025 तक का ये टूर था। ये आराम से घूम रहे थे, पल पल की जानकारी दे रहे थे। 23 मई 2025 की सुबह लगभग दोपहर 1:45 पर सास का फ़ोन पहुंचता है। सास यानी कि सोनम रघुवंशी की सास उमा देवी का फ़ोन पहुंचता है। वो बताती हैं, बेटा कहाँ हो, कैसे हो, तुम्हारा व्रत है कि नहीं है। ये सब जानकारी जुटाई जा रही थी और ये फ़ोन करके कहती है कि मैं अभी आपसे बाद में बात करूँगी, क्योंकि ये नेटवर्क यहाँ का थोड़ा इशू है, थोड़ी दिक्कत कर रहा है, आपसे बाद में बात होगी। सास को ये कहकर वो फ़ोन काट देती है। जिसके बाद में उनका ऐसा संपर्क टूटता है कि इससे फिर बातचीत हो ही नहीं पाती। घर वाले परेशान हो जाते हैं। 24 मई तक भी इंतजार किया जाता है। आखिरकार 25 मई को इमरजेंसी लैंडिंग ये करते हैं। दूल्हा यानी कि दूल्हा राजा रघुवंशी का भाई और जो लड़की होती है उसका भाई, ये इमरजेंसी वहाँ जाते हैं और जाने के बाद अपनी बहन को तलाश कर रहे हैं। ये लोकल की पुलिस मदद नहीं करती है, तब यूट्यूबर्स की मदद ली जाती है और मदद लेने के बाद आखिरकार कोशिश करते करते आखिरकार 11 दिन बीत जाते हैं। मेघालय का एक ज़िला है पूर्वी खासी हिल्स, वहाँ का एक थाना है सोहरा थाना क्षेत्र का वो एक इलाका है बोईसा डोंग, और वहाँ लगभग 1000 फुट की जो गहरी खाई है, उस खाई की उस जगह की वहाँ पर एक लाश मिलती है
और लाश जो मिलती है उसके सीधे वाले हाथ पर राजा लिखा हुआ था। उससे पहचान कर ली जाती है कि जिस राजा रघुवंशी की तलाश कर रहे हैं दरअसल वो मर चुका है, उसे मार दिया गया है। उसी के पास में एक दराती मिलती है जिससे कि नारियल वगैरह काटा जाता है, उससे शायद इसकी हत्या की गई हो और मार के इसको जो है गहरी खाई में डाल दिया गया है। अब इस तरह इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था जहाँ पर ये लाश थी वहाँ पर उसे जाने में शायद वक्त लगेगा, क्योंकि एक दीवार थी करीब 5 फुट से ज़्यादा की ऊंची थी। उस दीवार को लांघ पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन वहाँ लाश कैसे पहुँच गई, आखिर यह भी एक सवाल था। जिसकी हड्डियाँ टूटी हुई निकली, उसमें शरीर में चोट के निशान निकले हैं। अब सोनम की तलाश थी। सोनम को तलाश करने के लिए वहाँ की एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, लोकल पुलिस और पर्वतारोही तमाम टीमें काम कर रही थी। एसटीएफ का गठन कर दिया जाता है। परिवार के लोग मांग कर रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री हो या फिर देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाता है। पूरे देश भर में इस घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन यह हड़कंप उस वक्त लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है जब ये लड़की गाजीपुर के एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिलती है। फिलहाल पुलिस ने उसको अपने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। बस लोगों का जिस तरह से ये कहना है कि सोनम ही बेवफा है, क्या वही बेवफा है? लेकिन घर वाले, परिवार वाले सभी मानने को तैयार नहीं है। यदि परिवार वालों की बात झूठी निकली तो हो सकता है कि परिवार वालों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आ जाए। ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से, जिस हालत में सोनम का मिलना है, वो वाकई अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।